हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दीपक और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब कि भारत की रैंकिंग जो चौथे से छठवें पायदान पे आ गया है, उसके बारे में हम पूरा सच जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, ठीक है, जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं और जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स के नजरिए से इसका पीछे की तकनीकी कारणों को समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई है, बल्कि कुछ बाहरी और सांख्यिकीय बदलावों ने इसे प्रभावित किया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा हम एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसा चीज का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भारत। आप देख पा रहे हैं कि भारत की रैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत जो था वो पहले चौथे स्थान पे था, ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया है, छठवें स्थान पे आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में, ठीक है, आईएमएफ मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की इकोनॉमी, मतलब कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें दोस्त कि भारत जो है ना, पहले वो चौथे स्थान पे था, लेकिन अभी के टाइम में, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के मामले में देखा जाए तो दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब मैं बात करूं कि क्या गलत हुआ, ठीक है, व्हाट क्या गलत हुआ, अगर मैं बात करूं तो इसमें हम देखने वाले हैं कि रैंकिंग गिरने का पीछे मुख्य क्या कारण है। ठीक है, तो रैंकिंग, भारत के रैंकिंग गिरने के पीछे मुख्य रूप से तीन बाहरी कारण है। क्या है, तीन बाहरी कारण है। कौन कौन से हैं? तो पहला कारण तो आप ये देखेंगे कि रुपए की कमजोरी, ठीक है, क्या है, जो रुपया है उसकी कमजोरी हो गई। दूसरा क्या है कि डेटा और आधार पर वर्षों में बदलाव हुए। और तीसरा क्या है कि आयात बिल का दबाव। ठीक है, ये तीन कारण है जो बाहरी कारण है, ठीक है, भारत के रैंकिंग को गिरने का। अगर मैं बात करूं रुपए की कमजोरी में, देखा जाए कि वैश्विक तनाव, आपको जैसा कि मालूम है कि अभी वैश्विक तनाव चल रहा है, जैसा कि पश्चिमी एशिया संकट है। ठीक है, पश्चिम एशिया संकट के अगर कारण देखा जाए तो जो कच्चे तेल थे, क्या थे, जो कच्चे तेल थे उसमें क्या हो गई, तो उसकी कीमत बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमत जो है वो क्या है, बढ़ी है, अभी क्या है, बढ़ी है। और इसमें क्या हुआ कि डॉलर जो मजबूत हुआ, ठीक है, इससे क्या हो गया कि डॉलर जो मजबूत हुआ और रुपया क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चूंकि नॉमिनल जो जीडीपी है उसको किस में मापा जाता है, डॉलर में मापी जाती है। इसीलिए डॉलर के मुकाबले जो है ना, भारत की जीडीपी और आकार में क्या हो गया है, कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझना है कि अगर रुपए की बात करूं तो वैश्विक तनाव, जिसमें क्या है कि कच्चे तेल की कीमत जो है वो क्या हो, बढ़ी हुई है। अब इसमें डॉलर जो है ना वो क्या हो गया, थोड़ा मजबूत हो गया है। ठीक है, और रुपया में कमजोरी आ गई है, मतलब रुपया कमजोर हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए कि नॉमिनल जीडीपी को बात करें तो इसको किस में मापा जाता है मेरे दोस्त, तो इसको मापा जाता है डॉलर में। किस चीज में, डॉलर में मापा जाता है। इसलिए डॉलर के मुकाबले भारत की जीडीपी का आकार क्या हो गया, कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि डेटा और आधार वर्ष में बदलाव जो हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो आपको सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है, क्या है, सांख्यिकी मंत्रालय ने गणना, मतलब गणना करने के तरीके में क्या हुआ है, कुछ सुधार हुए हैं। ठीक है, गणना करने के तरीके में कुछ क्या हो गया है, सावधानी पूर्वक कुछ सुधार किए गए हैं, जिससे क्या है कि अधिक सटीक डेटा, ठीक है, अधिक सटीक डेटा के संग्रहण के कारण, मतलब सब जो डेटा है ना उसको जब संग्रहण किए, उसको एक जगह पे इकट्ठा किए, तो उसके कारण आंकड़ों में क्या हो गया, सुधार देखा गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, आंकड़ों में सुधार हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आयात बिल का दबाव, मतलब कि आयात बिल का दबाव कैसे, अगर ऊर्जा की आयात की जाए, ठीक है, या आपको देखना पड़ेगा कि जो भारी निर्भरता के कारण, जो भारत क्या है, भारी निर्भरता के कारण भारत का पैसा जो है वो कहाँ गया, बाहर गया, जिससे क्या हुआ कि चालू खाता घटा और बढ़ा। ठीक है, तो रैंकिंग पे क्या पड़ गया, दबाव पड़ गया। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे आयात बिल का दबाव कैसे पड़ा, जो ऊर्जा थी, ठीक है, उस पे क्या है कि भारी निर्भरता के कारण उस पे हम लोग निर्भर थे, तो उस निर्भरता के कारण भारत के जो पैसा है ना वो कहाँ गए, बाहर गए, जिससे क्या हो गया, चालू खाता का घाटा और बढ़ा। ठीक है, घाटा जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण रैंकिंग पे क्या आ गया, दबाव पड़ा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि क्या इससे हमें घबरानी चाहिए, क्या घबराने की बात है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि घबराने की बात क्यों नहीं है, अगर मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं आपको बोलूं कि सबसे तेज रफ्तार की अगर बात करूं, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए
तो सबसे तेज रफ्तार मतलब कि ग्रोथ रेट की बात करूं तो भारत अभी भी ना 6.5% से लेकर 7% की दर से बढ़ रहा है। अभी भी भारत बढ़ ही रहा है भाई, 6.5% से लेकर 7% की दर से बढ़ रहा है। इसकी तुलना अगर की जाए तो आप जैसे कि जान रहे हैं ब्रिटेन और जापान जैसे देश 1% से भी कम दर पे अभी अटके हुए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत अभी भी 6.5% से 7% की दर से बढ़ रहा है। और लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जैसे ब्रिटेन और जापान, उनका अगर देखा जाए तो 1% से भी कम दर पे अभी अटके हुए हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। पीपीपी मतलब अगर देखा जाए कि अगर हम खरीदने की क्षमता को आधार माने, अगर कोई भी चीज हम खरीदने की अगर उसको आधार मान रहे हैं, ठीक है, खरीदने की क्षमता को अगर हम आधार मान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आधार मान रहे हैं। अगर हम खरीदने की क्षमता को आधार माने तो भारत आज भी जो है ना वो दुनिया की सबसे क्या है, दुनिया की थर्ड, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अभी भी भारत जो है ना वो दुनिया की तीसरी, मतलब क्या, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भूलना नहीं है। ठीक है, और बात करूं कि भारत की अगर देखा जाए तो भारत अभी भी क्या कर रही है इस चीज के बारे में अगर तैयारी देखा जाए, भारत की क्या तैयार है, तो सरकारी बुनियादी ढांचे जैसे यहाँ पे सड़क आपको दिखाई दे रहा है, रेल दिखाई दे रहा है, पोर्ट दिखा दे रहा है, पर अभी भी वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड पे क्या कर रहा है, सब रिकॉर्ड पे क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। ठीक है, और जो भविष्य में देखा जाए तो भारत फिर से क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, भारत फिर से क्या है, ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर ऐसा है तो इसका भविष्य क्या होगा। ठीक है, भविष्य में इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है, टारगेट क्या है, एम क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका क्या है कि भारत का $7 मतलब ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य अभी भी बरकरार है। तो सरकार हार मानने वाली नहीं है भाई, आपको समझ में आना चाहिए। भारत है, भारत, भारत कभी हारता नहीं है। तो इसमें देखो भारत अभी भी क्या कर रहा है कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनने का लक्ष्य पर अभी भी बरकरार है। ठीक है, और इसका समाधान क्या होगा, तो हमें देखना है कि हमें निर्यात बढ़ाने और मेक इन इंडिया के जरिए अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें निर्यात को बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है, मजबूत करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि इसकी भविष्यवाणी क्या हो सकती है, इसके भविष्य में अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो आप ये देखोगे कि विशेषज्ञों का मानना है, ठीक है, कि यह गिरावट अस्थायी है। भारत जल्द ही क्या होगा, तो 2027 से 28 तक फिर से चौथे में वापसी करेगा। तो आपको समझना चाहिए कि 2027 से 28 तक फिर जो भारत है वो चौथे स्थान पे आ जाएगा। तो अकबकाने की जरूरत। वीडियो के साथ मिलता हूं, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा। तो जय हिंद।